चलो इधर ध्यान दो बोर्ड पर। केमिस्ट्री तुम लोग को हम शुरू से पढ़ा रहे हैं। यहाँ से पढ़ने पर ही तुम लोग बाद में केमिस्ट्री समझोगे। ये केमिस्ट्री का बेस है। जैसे बाद में पढ़ना पड़ेगा जल का H2O, तो ये H क्या है, 2 यहाँ क्यों है, यहाँ क्यों नहीं है। तो एक एक कहानी शुरू से ही देखोगे सब कुछ समझोगे। अगर स्लिप करोगे तो वहीं से केमिस्ट्री भारी होने लगेगा। समझ गया। केमिस्ट्री के बारे में कथन है, अभी पढ़ो तो रात सफा, रात पढ़ो तो दिन सफा। इसलिए इसको अगर ढंग से देखोगे तो कभी नहीं और कहीं नहीं भुलाने वाली सब्जेक्ट बन जाएगा। पहले पार्ट में तुम लोगों को पदार्थ के बारे में बतलाए थे। पदार्थ क्या है, दुनिया में जो कुछ है सब पदार्थ है। पदार्थ उसे कहते हैं जो स्थान घेरता है। कौन सा ऐसा वस्तु है दुनिया में स्थान नहीं घेरता है, सब वस्तु घेरता है। पदार्थ उसे कहते हैं जो स्थान घेरता है, जिसका कुछ द्रव्यमान हो और जो अवरोध यानी डिस्टरबेंस पैदा करे। पहले पार्ट में इसकी परिभाषा बतला दिए थे। जिस किसी भी वस्तु को हम लोग देखते हैं, जिस वस्तु को देखते हैं उसी में द्रव्यमान होता है, वही स्थान घेरता है, वही डिस्टरबेंस पैदा करता है। तो कहने का मतलब जहाँ कुछ भी है, जो भी है, चाहे वह दिखाई दे या न दिखाई दे, सब कुछ पदार्थ कहलाता है। तो पदार्थ समझ गया है ना। जो कुछ उदाहरण दोगे सब पदार्थ हो जाएगा। टेबल, कुर्सी, लोहा, सोना, चांदी, कुछ भी, पानी, हवा, सूरज, पृथ्वी, मिट्टी, जो कुछ भी कहोगे सब पदार्थ होगा, क्योंकि सब में द्रव्यमान है, सब स्थान घेरता है, सब अवरोध पैदा करता है ना। इसी बात पदार्थ कितनी अवस्था में पाई जाती है। पदार्थ की 5 अवस्थाएं हैं, जिसमें 3 तो मुख्य है। पहले 3 समझो, इसके बाद चौथी और 5वीं। तुम लोग बर्फ खाया होगा, है न जी। बर्फ का गोला अक्सा से जब बाहर निकलता है तो ये पिघल करके बन जाता है पानी। पानी को जब गर्म करोगे ये बन जाता है वाष्प। तो अगर बर्फ के गोले को लेकर किसी पर फेंका जाए तो जबरदस्त चोट लगेगी। बर्फ पिघल करके पानी फेंका जाए तो पानी से किसी पर फेंका जाए तो बर्फ के गोले के तुलना में पानी से कम चोट लगेगी, है न। ऐसी बात। अब पानी को गर्म करोगे तो वाष्प निकलेगा, पानी का वाष्प की मार, कुछ होने अंतर पड़ेगा। ये तीनों वास्तव में है क्या। तीनों को, बर्फ को पानी कह सकते हो, पानी को बर्फ कहते हो। जब पिघल जाएगा बर्फ तब पानी कहलाएगा, गर्म करेंगे तो वाष्प कहलाएगा। वास्तव में ये एक ही तरह का पदार्थ है न जी। अगर प्यास लगे 1 किलोग्राम बर्फ खा लो तो ये पेट में जाकर के पानी बन जाएगा, प्यास बुझ जाएगी। तो और ये पानी को गर्म करते हैं तो वाष्प बनता है। वाष्प को फिर ठंडा करो तो पानी बन जाता है। अब पानी को जब और ठंडा करते जाओ, जब 0 डिग्री सेल्सियस आएगा तब ये बन जाएगा बर्फ। जैसे पानी को अगर 0 डिग्री सेल्सियस पर लाओगे, ठंडा करोगे तो ये पानी बर्फ बन जाएगा। वाष्प को ठंडा करोगे तो ये पानी बन जाएगा। पानी को फिर और ठंडा करते जाओ तो वाष्प बन जाएगा। क्या करो, बर्फ को गर्म करो तो पानी बन जाएगा, पानी को गर्म करो तो वाष्प बन जाएगा, है ना। इसी बात। जब हम लोग जिस समय भोजन बना रहे होते हैं तो बर्तन में पानी है, पानी से निकलने वाला भाप यानी जल का वाष्प कुछ ही ऊंचाई पर जा करके विलीन हो जाता है। ऐसा होता है, ये विलीन नहीं हो जाता है। तापमान ठंडा पा करके ये फिर पानी के सूक्ष्म कणों में बदल जाता है। सूक्ष्म कण उस कण को कहते हैं जो हमें अपनी आंखों से नहीं दिखाई देता है। हवा हम लोग देख पाते हैं, क्यों? क्योंकि हवा के कण सूक्ष्म कण होते हैं, और सूक्ष्म कण उसे कहते हैं जो हमें आंखों से नहीं दिखाई देता है। तो इसका मतलब है पदार्थ एक ही है, उसका नाम है पानी। पानी को ठंडा करो तो बर्फ, फिर बर्फ को गर्म करो तो पानी, पानी को गर्म करो तो वाष्प, वाष्प को ठंडा करेंगे तो पानी, पानी को ठंडा करेंगे तो बर्फ बनता है। यानी इसका अर्थ है पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। बर्फ को ठोस कहेंगे, पानी को द्रव कहेंगे
वाष्प को गैस कहेंगे। अगर मान लो तू लोहा के बुरादे को, कण को तू एक बर्तन में ले लो, ये लोहा का कण है, और इसको तू गर्म करते जाओ। लोहा को गर्म करने के लिए लोहे का बर्तन नहीं चाहिए, ये भी बतला दे। कैसा बर्तन चाहिए तो गलना बतलाएंगे इसी चैप्टर में। जिस ताप क्रम पर कोई भी ठोस गल जाता है, उस ताप क्रम को उस ठोस का गलनांक कहते हैं। यानी गलनांक, गलन जोर अंक। जिस तापमान पर कोई भी ठोस द्रव का रूप धारण कर ले, उस तापमान को गलनांक कहते हैं। इस चैप्टर में ही बतलाएंगे। ये लोहा जो है, इसको तू गर्म करते जाओगे, 1535 डिग्री सेल्सियस जब तापमान आएगा तो ये लोहे का बुरादा तुमको बदलने लगेगा। किसमें? द्रव के रूप में, यानी पानी जैसा होने लगेगा। और इसको गर्म करते करते ये 2750 डिग्री सेल्सियस पर जब इसको गर्म करते करते पिघले हुए लोहे को जब गर्म करेंगे, इस तापमान पर ये वाष्प में बदलने लगेगा। वाष्प को जब ठंडा करेंगे तो फिर ये बदल जाएगा लोहा का पिघला हुआ रूप में। लोहे के पिघला हुआ रूप को जब ठंडा करेंगे ये ठोस रूप में बदल जाएगा। इसका मतलब है पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। सोना का बर्तन हम लोग बनाते हैं न जी, ये सोना का बर्तन कहते हैं आभूषण। तो सोना का आभूषण कैसे बनता है? सोना को गर्म करते जाते हैं, एक ऐसा तापमान पर जब गर्म करते करते एक ऐसा समय आता है सोना पिघलने लगता है। और जब पिघलने लगता है, उसी पिघले हुए सोने से हम लोग विभिन्न तरह के आभूषण बना लेते हैं। पुनः अगर पिघले हुए सोने को हम लोग गर्म करते जाएं तो ये पिघला हुआ सोना द्रव के रूप में आएगा और फिर ये वाष्प बन करके उड़ने लगेगा। तो इसका अर्थ है पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। पहली अवस्था ठोस, दूसरी अवस्था द्रव, तीसरी अवस्था गैस। समझा? 5 अवस्था होती है। चौथी अवस्था को प्लाज्मा कहा जाता है। इसी तरह ये बतलाएंगे, लेकिन मुख्य रूप से पदार्थ की मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती हैं। तो देखो इसको, पदार्थ की मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती हैं। तो पहला ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस। तो हो गए ये तीनों है क्या चीज? तो तुम लोग को इससे पहले पढ़ाए थे अंतर आणविक दूरी। इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस और दूसरा टर्म पढ़ाए थे तो ठोस, द्रव और गैस, तीनों में क्या अंतर है? तो जैसे मान लो तुम लोग को बतलाए थे पदार्थ कणों के बने होते हैं। किसी भी पदार्थ को हम लोग कण में बदल सकते हैं। अगर लोहा ही है तो लोहा को हम महीन कणों के रूप में बदल सकते हैं। बदल सकते हैं जी। तो किसी भी पदार्थ का कण गोल होता है, स्फेरिकल। तो अगर मान लो कण को बड़े बड़े रूप में दिखलाएंगे तो पदार्थ के कण इस तरह होते हैं। तो पदार्थ के कणों के बीच में ये उजला स्थान जो है, ये अंतर आणविक स्थान कहलाता है। अंतर आणविक जगह या अंतर आणविक दूरी। तो पदार्थ के कणों के बीच में ये जो खाली स्थान होते हैं, इसी का नाम है इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस। समझ गया? और ये सभी कण एक दूसरे को एक आकर्षण बल से अपनी ओर खींचता रहता है, जिसके कारण पदार्थ के कण एक दूसरे को एक सूत्र में, एक जूट में बांधे रखता है। और इसी अंतर आकर्षण बल के कारण कोई भी पदार्थ ठोस के रूप में पाया जाता है, तो कोई द्रव के रूप में पाया जाता है और कोई गैस के रूप में पाया जाता है। अब कहोगे कैसे? तो ठोस में क्या होता है, ये अंतर आणविक स्थान सबसे कम रहता है, जिसके कारण ठोस के कणों के बीच लगने वाले आकर्षण बल अत्यधिक मजबूत होते हैं। बहुत शक्तिशाली बल से ठोस के कण एक दूसरे के नजदीक होने के कारण एक दूसरे को आकर्षित करता है और एक दूसरे से अलग नहीं होने देता है। जैसे मान लो ये मार्कर क्या है, ठोस है ना, तो मार्कर के एक एक कण
आपस में एक दूसरे को बहुत मजबूत आकर्षण बल से खींचे हुआ है और एक कण दूसरे कण को अलग नहीं होने देता है। इसलिए मार्कर को यहाँ से हम आगे की ओर फेंकेंगे तो जिस रूप में है उसी रूप में गिरेगा। तो ये ठोस की विशेषता होती है। ठोस के कण एक दूसरे से बहुत नजदीक होते हैं। एक दूसरे कण के बीच अंतर आणविक दूरी बहुत कम होता है। किसमें? ठोस में। जिसके कारण ठोस के कण एक दूसरे को बहुत मजबूत आकर्षण बल से अपनी ओर खींचता है और कोई भी कण एक दूसरे को अलग होने नहीं देना चाहता है। क्यों? क्योंकि बहुत जबरदस्त आकर्षण बल से एक दूसरे कणों को आपस में बांधे रखता है। इसीलिए ठोस को जिस रूप में हम लोग देखते हैं, जिस रूप में आगे की ओर फेंके, एक लोहा का टुकड़ा लोगे, आगे की ओर फेंकोगे तो लोहा के टुकड़े अलग अलग नहीं गिरते हैं। नहीं गिरते हैं नहीं। जब तक उस पर कोई अत्यधिक शक्तिशाली बल का प्रयोग नहीं किया जाए तब तक लोहे के टुकड़ा को कुछ नहीं होगा। पत्थर के एक टुकड़ा को अगर हम फेंकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तो उसी रूप में गिरता है। क्यों? क्योंकि पत्थर ठोस है और ठोस के कणों के बीच अंतर आणविक दूरी बहुत ही कम होता है। क्योंकि ठोस के कण एक दूसरे को जबरदस्त आकर्षण बल से अपनी ओर खींचता है और एक दूसरे को बांधे रहता है। तो ठोस की विशेषता समझ रहे हो ना। द्रव में क्या होता है? ये अंतर आणविक स्थान ज्यादा होता है। ये कण एक दूसरे से दूर होता है। जैसे एक कण मान लो यहाँ है तो दूसरा यहाँ, तीसरा, चौथा। ये हो गया ठोस के कण, समझा? ये हो गया द्रव के कण। देखो यहाँ पर अंतर आणविक दूरी कम है, उजला स्थान, और ये द्रव में क्या होता है? ये अंतर आणविक स्थान ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो द्रव में द्रव के कणों के बीच ये अंतर आणविक दूरी यानी एक कण से दूसरे कण के बीच की दूरी, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, सब कणों के बीच की दूरी ठोस के तुलना में अधिक होती है। जिसके कारण द्रव के कणों पर लगने वाला बल, एक दूसरे के द्वारा लगाए गए बल भी कमजोर होता है और इसी के कारण इस कणों पर हम लोग प्रहार करेंगे तो अंतर आकर्षण बल कम होता है। कम मजबूती बल से एक दूसरे को खींचता है, जिसके कारण द्रव के कण स्लिप करके एक दूसरे से अलग हो जाता है। यही कारण है पानी एक द्रव है। पानी को गिलास में से हम लोग आगे की ओर फेंकेंगे तो देखना बड़का बड़का बूंद के रूप में अलग होकर के गिरता है। जबकि एक मार्कर को या एक लोहे के टुकड़े को या एक पत्थर के टुकड़े को या एक ईंट के टुकड़े को जिस रूप में फेंकेंगे उसी रूप में गिरेगा। लेकिन एक चम्मच पानी लो, एक गिलास पानी लो, इसको फेंक करके देखो तो पानी का ये अलग अलग हो जाता है ना। थोड़ा पानी कहीं गिरा, थोड़ा कहीं गिरा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि पानी द्रव है और द्रव के कणों के बीच की दूरी अधिक होती है। क्योंकि द्रव के कण एक दूसरे को कम आकर्षण बल से आकर्षित करता है, इसीलिए एक दूसरे से अलग होने के लिए स्वतंत्र रहता है। और यही कारण है जब हम किसी द्रव को मिट्टी के सतह पर गिराते हैं तो वह चारों ओर फैल जाता है। क्यों? क्योंकि इसके कणों के बीच की दूरी अधिक है ठोस के तुलना में, और द्रव के कण एक दूसरे पर कम अंतराकर्षण बल लगाते हैं और एक दूसरे से कम आकर्षण बल लगाने के कारण एक दूसरे से अलग होने का लक्षण ज्यादा रखता है। जिस पर कम एक दूसरे पर बल लगाएगा एक दूसरे से तुरंत नहीं अलग हो जाएगा। तो इसीलिए पानी हो या मिट्टी तेल हो या मान लो दूध हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, ये सब द्रव है। क्यों? क्योंकि इसको हम लोग अगर नीचे की ओर गिराएंगे तो जिस पर गिराएंगे उसी पर फैल जाएगा। यह इसीलिए फैल जाता है क्योंकि इसके कणों के बीच लगने वाला अंतर आकर्षण बल कम होता है। क्योंकि द्रव के कणों के बीच का अंतर आणविक स्थान ज्यादा होता है। अंतर आणविक स्थान ज्यादा होने के कारण ये एक दूसरे से अलग होने का लक्षण, अलग होने की प्रवृत्ति रखता है। अंतर समझ रहे हो ठोस और द्रव में? गैस में क्या होता है? गैस के कणों की बीच की दूरी और अधिक होती है। इसके कारण इसके कणों के देखो गैस का ये कण जो है ना, एक दूसरे के बीच की दूरी अलग यानी अंतर आणविक ज्यादा होता, एक दूसरे से ज्यादा दूरी स्थित होते हैं
तो ये जगह सब बहुत नहीं हो गया, और जितना ही दूरी स्थित होगा ये कण इस पर जो बल लगाएगा, ये कण इस पर जो बल लगाएगा, वह आकर्षण बल बहुत कमजोर होगा। बहुत कमजोर होने के कारण जब ये गैस को हम लोग छोड़ेंगे वायुमंडल में तो सब कण एक इधर भागेगा, एक इधर, क्योंकि अंतर आकर्षण बल तो कणों के बीच कम है। इसीलिए गैस के कण स्वतंत्र घूमने के लिए स्वतंत्र रहता है, विचरण करने के लिए स्वतंत्र रहता है। जैसे कहीं पर धुआं जलाओगे तो धुआं क्या है, गैस है, एक कण यहाँ तो एक यहाँ, एक यहाँ, एक इस ढंग से अंतर आणविक जगह सबके बीच में ज्यादा है। तो गैस के कणों के बीच में अंतर आणविक जगह ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा, ठोस और द्रव की तुलना में भी बहुत ज्यादा। और गैस के कणों के बीच लगने वाले अंतर आकर्षण बल अत्यधिक कमजोर होते हैं, जिसके कारण गैस के कण एक दूसरे से मुक्त रहते हैं, एक दूसरे पर कमजोर बल के कारण एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं विचरण करने के लिए। और इसलिए जहीं पर गैस को खोलो वहीं पर सभी दिशाओं में फैल जाता है। तो असली कारण क्या है? असली कारण ये है, गैस के कणों के बीच अंतर आणविक जगह, अंतर आणविक दूरी ज्यादा होता है। गैस के कणों के बीच इंटरमोलिकुलर फोर्स जो लगता है, अंतर आणविक आकर्षण बल, वह बहुत कमजोर होता है, जिसके कारण गैस के कण कहीं भी घूमने फिरने के लिए, विचरण करने के लिए स्वतंत्र होता है। और इसलिए कोई आदमी सिगरेट पीता है, मुंह से जो धुआं छोड़ता है, देखना गैस का कुछ कण इधर, यानी कुछ धुआं इधर भागा, कुछ इधर, कुछ नीचे, कुछ ऊपर, कुछ आगे, ऐसा होता है ना। कहीं पर आग ही लगती है, या खाना बनाने के टाइम में जब बर्तन में पानी गर्म हो जाए, ऊपर वाला ढक्कन उठाओ, उससे निकलने वाला गैस देखना सभी दिशा में भागता है, ऊपर की ओर भी भागता है, ऐसा होता है। तो ठोस, द्रव और गैस में अंतर समझ रहे हो? तो ठोस, द्रव और गैस, इसका अंतर तुम लोग को मालूम हुआ? द्रव का उदाहरण क्या हो गया, इसको ऐसे याद रखना, जिसमें बहने की प्रवृत्ति होती है। यानी अगर हम जिस सतह पर रखेंगे उसी सतह पर चारों ओर फैलने की प्रवृत्ति होती है। प्रवृत्ति मतलब लक्षण। अगर मान लो केरोसिन तेल है, केरोसिन तेल को तू हथेली पर ही रखो तो सभी दिशा में नहीं फैल जाएगा। इसका मतलब फैलने की प्रवृत्ति जिस पदार्थ में होती है वह पदार्थ द्रव होगा। याद रखने के लिए, तो पत्थर के टुकड़ा को यहाँ रखोगे तो फैलेगा? नहीं फैलेगा। तो नहीं फैले तो समझो ठोस है, अगर फैलने लगे चारों ओर तो समझो द्रव है। अगर मान लो ऊपर नीचे बाएं दाएं सभी ओर कण भागने लगे तो समझ जाओ गैस है, समझा? तो जैसे वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये सब गैस डिबिया जब जलाओगे या लालटेन जलाओगे या लैंप जलाओगे तो देखना लौ जो निकलता है तो उससे निकलने वाला ये काला धुआं नहीं होता है, जिसे कार्बन डाइऑक्साइड एवं कार्बन मोनोऑक्साइड कहा जाता है। कभी दायां भागा कभी बायां भागा, क्यों ऐसा? क्योंकि गैस के कणों के बीच में दूरी अधिक होती है, गैस के कणों के बीच लगने वाले अंतर आकर्षण बल अत्यधिक कमजोर होते हैं, जिसके कारण गैस के कण स्वतंत्र विचरण करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। तो दिमाग में ठोस क्या है, द्रव क्या है, गैस क्या है, ये समझा? ठोस, द्रव, गैस आ गया कंसेप्ट। तो पदार्थ की ये 3 अवस्थाएं होती है, तो इस पर हम नोट्स देंगे, तत्काल कंसेप्ट दे देना था तो तू लोग इसको समझ गया। चौथी अवस्था प्लाज्मा अवस्था होती है, 5वीं अवस्था का भी खोज किया गया है, नेक्स्ट पार्ट में बतलाएंगे। फिलहाल इसी पर जानो कुछ बात और। ठोस का उदाहरण तो बहुत कुछ दे दोगे। ठोस में हो गया पत्थर, ईंट, सोना, चांदी, लकड़ी, बहुत कुछ लिख सकते हो। द्रव में पानी, सभी प्रकार के वनस्पति तेल। वनस्पति तेल का अर्थ तू लोग जानता है? वनस्पति का अर्थ जानता है ना? वनस्पति पेड़ पौधे को कहा जाता है। तो जितना भी तेल यूज करते हैं हम लोग, खाने वाला सरसों तेल,
कहाँ से मिलता है? वनस्पति से। मान लो नारियल का तेल, नारियल वनस्पति है, वन के पदार्थ को वनस्पति कहते हैं, मिलता है ना। कोई भी तेल, अंडी का तेल, मेंथा का तेल, बहुत चीज का तेल होता है न जी। तो ये सब तेल कहलाता है जो वन के पेड़ पौधों से मिलता है, उसे वनस्पति तेल कहते हैं। तमाम तेल किसी सतह पर रखते हैं तो उसमें फैलने की प्रवृत्ति होती है, इसीलिए जिस पदार्थ में फैलने की प्रवृत्ति हो, बहने की प्रवृत्ति हो, उस पदार्थ को द्रव कहेंगे, याद रखना। द्रव के कणों के बीच अंतर आणविक दूरी अधिक होती है ठोस के तुलना में, और इसी अंतर आणविक दूरी अधिक रहने के कारण अंतर आणविक आकर्षण बल कम लगता है, जिसके कारण द्रव के कणों में बहने की प्रवृत्ति होती है। जैसे मान लो पानी नदी में क्यों बहता है? क्योंकि ये पानी द्रव है। पानी के जगह मान लो दूध को हम लोग नदी में नहीं बहा सकते हैं। तो जिसमें बहने की प्रवृत्ति हो, फैल जाने की, सतह पर फैल जाने की प्रवृत्ति हो, लक्षण हो, उसको द्रव कहेंगे, याद रहेगी बात। और गैस उसको कहेंगे जिसमें सभी दिशाओं में, ऊपर नीचे बाएं दाएं सब जगह फैलने की प्रवृत्ति हो, फैलने का लक्षण हो। ठोस का आयतन निश्चित होता है। आयतन क्या चीज है बतलाया है ना। मार्कर का आयतन तू कहीं भी ले जाओ तो कितना चारों ओर किसी भी पिंड के द्वारा सभी दिशाओं में घेरे गए जगह को उस पिंड का आयतन कहते हैं। ये सब बतला दिए ना फिजिक्स में। तो ठोस का आयतन निश्चित होता है, इसकी आकृति नहीं बदलती है। ठोस को हम लोग कहीं भी फेंकेंगे तो ये मारकर बेलन के रूप का है, यहाँ से फेंकेंगे तो ये गोला का रूप नहीं धारण करेगा। तो जैसा रूप है, जैसी आकृति है, वैसी ही आकृति और रूप ठोस को एक जगह से दूसरे जगह फेंकने पर उसके रूप में और आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। द्रव की आकृति, जिस बर्तन में हम द्रव को रखेंगे उसी बर्तन का रूप ये द्रव धारण कर लेता है। जैसे मान लो एक गिलास में तू पानी रखो तो जैसा गिलास है वैसा ही आकृति धारण कर लेगा, वैसा ही रूप धारण कर लेगा द्रव पानी। इसके बाद गिलास से हटा करके तू एक प्लेट में रख दो तो प्लेट जैसा है उसी के अनुसार वो भर जाएगा पानी से। तो प्लेट का जैसा रूप है वैसा रूप फिर धारण कर लिया। अगर मान लो घेला जानता है ना, मिट्टी वाला सुराही टाइप का, उसमें पानी को रखेंगे तो सुराही का रूप धारण कर लेगा। जबकि ठोस में ऐसी बात नहीं होती है। तो ठोस की आकृति नहीं बदलती है, स्थान बदलने से रूप नहीं बदलता है, लेकिन द्रव को बर्तन के अनुसार द्रव अपना रूप बदलता है ना ऐसी बात। और गैस तो सभी दिशाओं में ऊपर नीचे दाएं बाएं फैलने वाला पदार्थ है। तो गैस की आकृति निश्चित नहीं होती है। वायुमंडल में छोड़ो तो सभी दिशाओं में फैल जाएगा। घर में अगर धुआं जलाओ तो घर ही भर जाएगा। तो और गैस का आयतन भी नहीं निश्चित होता है। इसका आयतन सब जगह ब्रह्मांड में निश्चित होगा। वह जितनी दिशा, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे सभी दिशाओं में जितना जगह घेरता है वही इस मार्कर का आयतन हुआ। इसका आयतन कहीं भी ले जाओगे तो बेलनाकार ही रहेगा। ये बेलनाकार, बेलन का जितना आयतन होगा इसका आयतन जितना होगा, कहीं बदलेगा। पानी में रखो तो पर भी नहीं, हवा में रखो तो पर भी नहीं, चंद्रमा पर ले जाओ तो पर भी नहीं। इसका आयतन निश्चित रहता है। इसके बाद द्रव का आयतन भी निश्चित रहता है, लेकिन गैस का आयतन निश्चित नहीं रहता है। गैस का आयतन, एक रूम में तू धुआं छोड़ो 5 किलो तो ये रूम पूरा भर जाएगा। गैस के कण दूर दूर स्थित हो जाएंगे। सब धुआं को समेट लो, एक ऐसा गुब्बारा ले आओ बड़ा वाला, सब धुआं को इसी में डाल दो, इसमें तुमको फैल जाएगा। कुकर में हम लोग जब खाना बनाते हैं तो इसमें भाप रहता है ना जी। जब ये भाप बहुत अधिक हो जाता है, अभी कम ही आयतन में है, लेकिन जब ये अधिक होता है तो ये सीटी मारता है और पूरा रूम में ये गैस फैल जाता है। इसका मतलब गैस का आयतन निश्चित नहीं होता है, जबकि ठोस का आयतन निश्चित होता है, द्रव का आयतन निश्चित होता है। ठोस में बहने की प्रवृत्ति नहीं है, यानी एक जगह से दूसरे जगह जाने की प्रवृत्ति नहीं है।
द्रव में बहने की प्रवृत्ति है। जिस सतह पर रखेंगे उसी सतह पर बहने लगेगा, यानी फैलने लगेगा, है ना ऐसा। और गैस सभी दिशाओं में फैलने लगता है। तो ये सब जो हम बतला रहे हैं सब में अंतर दिमाग में समझते जाओ। पदार्थ की 3 अवस्थाएं, अर्थात पदार्थ मुख्य रूप से 3 अवस्था में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। तो द्रव तुम लोग समझ जाओगे, पानी, सभी प्रकार के वनस्पतिक तेल, डीजल, पेट्रोल, दूध, ये सब हो गया उसका उदाहरण। उसके बाद आ जाओ गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, है ना, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, ये सब गैस है। तो लोग इसको समझा, पदार्थ की 3 अवस्थाएं, ठोस, द्रव और गैस। अगले पार्ट में तुम लोगों को बतलाएंगे पदार्थ के 2 रूप होते हैं, एक शुद्ध पदार्थ, दूसरा अशुद्ध पदार्थ, समझा। और इसके बाद उसी में अणु, परमाणु, सूक्ष्म कण मिला जुला करके एक भी क्लास तुम लोग नहीं छोड़ो। एक ओर से 5-6 क्लास के बाद प्रवेश कर जाएंगे वहाँ जहाँ से केमिस्ट्री का ढंग से शुरुआत होता है, अर्थात एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो ये क्लास कोई लूज नहीं करेगा।